hello everyone and I welcome you all to the online learning platform of स्कूल शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी। हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का, जिससे आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी वन ऑफ द मोस्ट, हम लोग कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। जब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं और महात्मा गांधी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने ढेर सारे मूवमेंट जो है वो लॉन्च किए थे इंडिया में। नेशनलिज्म को एक न्यू वे दिया था, कह सकते हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे खत्म होता है, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले महात्मा गांधी की अगर अर्ली लाइफ को समझते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1893 में क्या होता है, ये इंडिया छोड़कर चले जाते हैं बाहर स्टडीज के लिए। ठीक है, बाहर स्टडीज के लिए चले जाते हैं और इंडिया वापस कब आते हैं? 1915 में। कब वापस आते हैं? 1915। ठीक है, अब 1915 में ये इनके जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं, जिनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम होता है? गोपाल कृष्ण गोखले उनका नाम होता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे ये जो है वो इंडिया में आते हैं। अब इंडिया में आने के बाद इनके जो गुरु होते हैं वो उनको कहते हैं कि 1 साल के लिए आप क्या करिए, थोड़ा इंडिया को समझिए, क्योंकि आप गए कब थे? 1893 में गए थे, है ना, 1893 में गए थे। अब आप वापस आ रहे हो ऑलमोस्ट 2 डिकेड यानी 20 सालों के बाद। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ये चीज थोड़ा जानने की आपको जरूरत है भारत को। तो फिर ये क्या करते हैं, 1916 तक, ठीक है, 1916 तक ये क्या करते हैं, एक तरह से टूर करते हैं इंडिया का। क्या कह सकते हैं? टूर करते हैं इंडिया का। और फिर इनको जो है एक पहली पब्लिक अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है 1916 के फरवरी में। ठीक है, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर कहे BHU के इनॉग्रेशन, ठीक है, यानी उसके उद्घाटन पे। तो इनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है और ये बहुत बड़ी जो है वो स्पीच देते हैं। और इनका ये मानना होता है कि इनको मतलब नेशनलिज्म छोटे लेवल पे भी लेके जाना है, जो छोटे छोटे पेजेंट्स वगैरह इन सब में है वहां पे तक भी नेशनलिज्म पहुंचनी चाहिए। और ये अगले साल ही कह सकते हैं इनकी जो मुराद होती है, ठीक है, इनकी जो विश होती है वो पूरी होती है जब ये शुरू करते हैं अपना सत्याग्रह मूवमेंट्स। ठीक है, तो पहले इनके सत्याग्रह मूवमेंट समझ लेते हैं जो लगातार हुए हैं। ठीक है, लगातार 3 हुए हैं। तो जैसे सबसे पहला होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कहाँ है ये? बिहार में। ठीक है, बिहार में होता है। वहां पे जो इंडिगो वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वहां पे जो भी सिस्टम चल रहा था कि फोर्स किया जाता था उनको इंडिगो उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए। तो यहाँ पे जो राजकुमार शुक्ला करके, क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को जो है इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे चंपारण में और हमें यहाँ से निकालिए। तो वो चंपारण में सत्याग्रह करते तो सक्सेसफुल हो जाते वहां पे। फिर उनको अपने होम टाउन यानी कि गुजरात, मतलब होम स्टेट कह सकते हैं, गुजरात से जो है वहां पे ये 2 करते हैं 1918 में। ये दोनों, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, दोनों किस बात पे होते हैं? एक होता है मिल वर्कर, उनको जो है अच्छी कंडीशन नहीं थी वगैरह वगैरह, और एक थे वो पेजेंट्स जिनको टैक्स उनसे मांगा जा रहा था। हालांकि क्रॉप फेल हो गई थी उनकी, बारिश हुई थी या कोई ऐसी चीज हुई थी जिसके कारण उनका क्रॉप जो है वो फेल हो गया था, लेकिन फिर भी उनसे टैक्स डिमांड की जा रही थी। तो इसके कारण से 2 सत्याग्रह करते हैं, 1918 में, मतलब दोनों ही खेड़ा और अहमदाबाद। तो ये जो तीनों है डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है कि पहला मूवमेंट कौन सा था। तो सत्याग्रह मूवमेंट पहला कौन सा था? चंपारण में, फिर खेड़ा में और फिर अहमदाबाद में। लेकिन ये तीनों ही लोकल थे, ये तीनों ही क्या थे? लोकल थे, मतलब सिर्फ एक जगह तक सीमित थे, चंपारण तक, खेड़ा तक, अहमदाबाद तक, क्या कह सकते, गुजरात तक। लेकिन महात्मा गांधी को ऐसी चीज चाहिए थी जो पूरे इंडिया के लेवल पे, और उनको ये मौका मिलता है जस्ट उसके अगले साल जब आता है रोलेट एक्ट। जब आता है रोलेट एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कह सकते हैं, इसमें से एक था रोलेट एक्ट। ठीक है, अब जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1918 में, तो बहुत सारी चीजें जो है पाबंदी लगाई हुई थी इंडियंस पे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी एक और एक्ट लाया जाता है और ये भी पाबंदी लगा देता है, जैसे प्रेस, आप कुछ भी नहीं छाप सकते हो। ठीक है, सेंसरशिप लगा दी गई। दूसरा फिर होता है कि आपको जो है वो डिटेन करके, बंद करके, अरेस्ट करके रखा जा सकता है बिना आपको रीजन बताए, और जितने समय के लिए वो रख सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी रोलेट एक्ट की, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो उसके कारण से महात्मा गांधी जी जो है वो रोलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? 1919 में।
और उनको जब ये सपोर्ट मिलता है, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो फिर उसी टाइम पे एक और मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, दैट इज द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किस लिए हो रहा था? तो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीत गई थी और वो जो टर्की था या फिर ओटोमन एम्पायर था वो हार गया था। तो ओटोमन एम्पायर का जो लीडर था, खलीफा था, वो इन लोग के रिलीजियस लीडर है। जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम्स थे वो सब उनको अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। तो ऐसा एक र्यूमर आ रहा था कि भाई अब इनकी जो पावर है, खलीफा की पावर है, ये ब्रिटेन इनसे छीन लेगा। बहुत सारे हमारे जो पाक स्थल है, ठीक है, उनके जो भी रिलीजियस साइट्स है वो सब भी ब्रिटेन ले लेगा। तो इन सब कारण से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था और वो सबसे ज्यादा इंडिया में, सबसे ज्यादा कहाँ? इंडिया में जो वो शुरू हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर ना महात्मा गांधी क्या शुरू करते हैं? नन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या शुरू करते हैं? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में शुरू होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि कोऑपरेट ही मत करो, टैक्स मांग रहे नहीं दो, ठीक है। अब जो आप जिस लेवल के, आप पेजेंट है, टैक्स मत दो। आप स्कूल के टीचर है गवर्नमेंट स्कूल के ब्रिटेन के अंडर में, तो आप स्कूल मत जाओ। आप स्टूडेंट है तो आप भी मत जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ये सही चल रही थी। लेकिन 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। गोरखपुर के पास यूपी में एक जगह है चौरी चौरा। जैसा कि हम लोग सबको पता है कि महात्मा गांधी नन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? नन वायलेंस को। तो फिर दिक्कत क्या थी कि चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था। जब वहां पे जो सत्याग्रही थे, मतलब जो सत्याग्रह कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जब उनकी पुलिस वालों से झड़प हुई थी। तो उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हुई थी। तो ये चीज महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को बंद कर दिया। हालांकि बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि उनका मानना था कि एक छोटी सी जगह पे, एक स्टेट में या फिर उस एक सिटी के पास में एक वायलेंस होने से, जिन्होंने अपना स्कूल, लॉयर ने अपनी कोर्ट की प्रैक्टिस, ये सब चीज छोड़ दी थी, आप एक जगह इंसिडेंट होने के कारण ये नहीं कर सकते कि आप पूरे इंडिया में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दो। तो ये चीज गलत हुई थी, है ना। तो इसके बाद क्या होता है? फिर सीधा मूवमेंट 10 साल बाद आप देखते हो शुरू होता है, क्योंकि गांधी जी को 1922 में जेल में डाल दिया जाता है और 1924 में वो जब बाहर आते, तो उसके बाद वो पॉलिटिक्स से थोड़ा साइड हट जाते हैं और जो सोशल रिफॉर्म्स थे, या फिर आप कहो जो हमारी समाज थी, सोसाइटी थी, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर कहे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। और ये किस सेशन के बाद होता है? लाहौर के सेशन के बाद, ठीक है। लाहौर के सेशन के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेशंस है कांग्रेस के वो भी पूछ लिए जाते, तो वो भी पढ़ेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में और यहीं से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये शुरू कहां से होता है? जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ओरिजिन आप देखोगे रोलेट सत्याग्रह से है, सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो ओरिजिन है वो कहां से है? सॉल्ट सत्याग्रह से। सॉल्ट सत्याग्रह का क्या थी? अब सॉल्ट मार्च निकाला था गांधी जी ने, जो मारा मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। और ये क्यों किया जाता है? सॉल्ट लॉ, जो कि 1882 या फिर 1882 में आया था। ये क्या करते थे कि कोई भी इंडियन खुद से सॉल्ट नहीं बना सकता, जबकि आप देखते हो सॉल्ट बनाना उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रोसेस थी कि आप समुद्र के पानी से आराम से बना सकते हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि आप लोग को हमारी ही कंपनी से खरीदना होगा सॉल्ट, आप खुद से मैन्युफैक्चर, आप खुद से बना नहीं सकते। तो लोगों ने भी सोचा ठीक है आप बनाइए, हम लोग खरीदते हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा रेट्स पे भेजते थे क्या सॉल्ट को, कि बहुत मुश्किल हो गई थी कि भाई सिंपल सॉल्ट खरीदने के लिए हम लोग आपकी कंपनी का इतना ज्यादा पैसा क्यों दें। तो महात्मा गांधी को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी थी सॉल्ट लॉ, क्योंकि अमीर हो या गरीब सबके यहाँ सॉल्ट मिलता है, तो हर कोई रिलेट कर सकता है इस चीज से। तो उन्होंने फिर क्या किया? सॉल्ट लॉ को टारगेट करते हुए सॉल्ट मार्च निकाला, या फिर उसको डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक को गए थे और वहां पे जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, यानी खुद से सॉल्ट बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद से क्या शुरू हो गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके जो बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे अंग्रेजों को लग गया था कि भाई, मतलब जितना सपोर्ट इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मिला था, अंग्रेजों को लगा बड़ी दिक्कत हो गई इससे, तो है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि गांधी जी इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर पा रहे, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, मतलब लंदन में बुलाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, लेकिन उस समय गांधी जी जेल में होते हैं, क्योंकि गांधी जी को मई में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो गांधी जी जेल में होते हैं, तो आप पहली आरटीसी वो अटेंड नहीं कर सकते, और जो लीडर्स आते हैं जो उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे इंडिया को, कहाँ पे? लंदन में, तो पहली फेल हो जाती। फिर दूसरी आरटीसी होती है, दूसरी आरटीसी होते हैं जहाँ पे महात्मा गांधी को जेल से रिलीज किया जाता है।
और वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शिरकत करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूज थे गांधी जी के जो हमारे लीडर से उसको कबूल नहीं कर रहे थे। जैसे B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में वो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो सेकंड भी फेल हो जाती है, और थर्ड की तो बात ही नहीं है, थर्ड भी फेल ही होता है। जैसे ये 1930 में होता है, ये 1931 में होता है, और ये 1932 में होता है, ठीक है। तो तीनों ही फेल रहते हैं। तो ऐसे ही चलता है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता जो महात्मा गांधी का चल रहा था। तो 1934 तक ये चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे दलित जो थे, जो उस समय B.R. अम्बेडकर को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो लोग इसमें जो है हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो मुस्लिम्स थे वो लोग भी इसमें कह सकते हैं अपना पार्टिसिपेशन उतना नहीं दिखाते, जिस कारण से आगे आगे जाते तक ज्यादा से ज्यादा 4 साल चलता है, उसके बाद ये मूवमेंट कह सकते हैं वो खत्म हो जाता है। तो क्या हमारी बात सुनते हैं थोड़ा सा? हाँ, अंग्रेज थोड़ी सी बात सुनते हैं और थोड़ा सी हमें पावर देते हैं, लेकिन वो पावर भी बाद में छिन जाती है हमसे, या फिर हम लोग कहें खुद ही हम लोग रिजाइन कर देते हैं। उसका कारण होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू होती है? 1939 में। अब 1939 में ये लोग की डिमांड थी कि भाई आप लोग क्या करिए, सिंपल सा कहा गया कि आप लोग क्या करिए, अपनी जो आर्मी है, या फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने अपनी आर्मी दी थी, इंडियंस भी पार्टिसिपेट किए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, हालांकि हमारा कोई रिलेशन नहीं था। तो इनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने सिंपल कह दिया कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, अगर आपको चाहिए हमारा सपोर्ट तो आप ये वादा करिए कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप हम लोग को आज़ाद या फिर इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो इतने अच्छे तो नहीं थे कि मान जाए, तो ये मानते नहीं है। अब हम मानते नहीं तो हम लोग रिजाइन कर देते हैं। तो ये लोग ये अपने एक आदमी को भेजते हैं जिसका नाम होता है स्टैफर्ड क्रिप्स, और वो क्रिप्स मिशन लेकर आता है 1942 में। हालांकि वो भी फेल हो जाती है क्योंकि हम लोग नहीं मानते, हम लोग अड़ गए थे कि अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद अब महात्मा गांधी अपना जो है वो मूवमेंट आखिरी जो हम लोग कह सकते हैं लॉन्च करते हैं, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बॉम्बे में है और आज के टाइम पे इसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहां से ये अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई, यानी करो और मरो, करो या मरो, ठीक है, या फिर आपको करना है, आज़ादी लेनी है, या फिर है कि आज तो ले ही लेंगे या फिर जान से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा। अब गांधी जी को जब वो अरेस्ट कर लिया जाता है आगा खान पैलेस, जो कि पुणे में था, तो ये मूवमेंट भी चलता है। अगर बात करें, आप सिंपल मूवमेंट की बात करें, हम लोग बैकग्राउंड की तो बात नहीं करें, ये मूवमेंट भी 1945-46 तक चलता है। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है या फिर वेपन प्लान जब आता है, इंपॉर्टेंट प्लान्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो हम लोग उसको अलग से देखेंगे। तो ये सब जब प्लान्स आते हैं ना, तो ये भी फिर बंद हो जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, फिर आगे जाकर हम लोग आज़ाद हो ही जाते हैं। हमें 1945 में ही आइडिया मिल गया था कि अब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लेबर पार्टी जैसे ही ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनाती है, हमें पता होता है कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो फिर ये कह सकते हैं कि 1945 तक चलता है, जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट से किसके, महात्मा गांधी के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे। हम लोग और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल क्वेश्चंस की अगर बात करें, विच वाज महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनमें से कौन सा था, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बरदौली? तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में हुए थे, है ना। और बरदौली सत्याग्रह ये महात्मा गांधी ने कराया ही नहीं था, ये किन्होंने कराया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, 1928 में। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, 1928 में इन्होंने कराया था गुजरात बरदौली में, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, विच आर वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का इनमें से कौन सा कारण था? क्या खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया था? नहीं। चौरी चौरा इंसिडेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था? महात्मा गांधी को अरेस्ट इस मूवमेंट के बंद होने के बाद किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौरी चौरा, जो फरवरी 1922 में हुआ था, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बाकी 3 क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द दांडी मार्च वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी? तो इनमें से किस मूवमेंट का पार्ट था दांडी मार्च? नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस या फिर चंपारण? इसका आंसर बताइए। फिर आते हैं, वेयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च? कहाँ लॉन्च किया गया था? साबरमती आश्रम में, ग्वालियर टैंक मैदान में, जलियांवाला बाग में, या फिर आगा खान पैलेस में, ठीक है। फिर आते हैं, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल क्यों हो गया था? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम वर्किंग क्लास, स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश रिप्रेशन,
लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दलित्स एंड मुस्लिम्स, या फिर इंटरनल डिविजन्स बिटवीन विद इन कांग्रेस। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कुछ ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जिसमें डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियो लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।